नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां लगाई गई हैं उनको, और उनमें से हम लोगों ने दो कहानियों को पढ़ लिया है। एक थी चंद्रदेव से मेरी बातें और एक थी दुलाई वाली। इन दोनों कहानियों को हम लोगों ने पढ़ लिया और ये दोनों कहानियां किसकी थी? राजेंद्र बालाघोष की थी। आज हम लोग एक तीसरी कहानी पढ़ने वाले हैं, एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि अगर कोई रचना आपके सिलेबस में लगाई जाती है तो वो रचना तो इंपॉर्टेंट होती ही है, लेकिन उसके संग उसका रचनाकार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा पहले करेंगे इस कहानी के कहानीकार के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग कहानी पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कहानी के बारे में तो हम लोग संपूर्ण पढ़ेंगे। संपूर्ण से मेरा अभिप्राय यह है कि कहानी के पात्र, कहानी के बारे में प्रमुख तथ्य और कहानी के बारे में जो है कथन। लेकिन उसके बाद विशेष बात यह है कि हम लोग इसी क्लास में कहानी को भी पहले शब्द से लगा के आखिरी शब्द तक पढ़ेंगे। यानी मेरा मतलब यह है कि एक ही क्लास के बाद आपको कहीं भटकना ना पड़े, एक क्लास आप देख लें, वही आपके लिए पूर्ण हो जाए। तो इस क्लास में इस कहानी के बारे में आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई है। तो 2-4 मिनट में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी कहानीकार के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी गाथा यानी कहानी। तो कहानीकार जो है इस कहानी के वो हैं माधवराव सप्रे, और जन्म हुआ था 1871 में। अगर बात करें जन्म कहां पे हुआ था तो दमोहा जिला था और प्रदेश था मध्य प्रदेश। तो ये चीज याद रखिएगा, माधवराव सप्रे, जन्म स्थान मध्य प्रदेश के दमोहा जिला। और आपके द्वारा छोटे से गांव पेड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका निकाली गई थी, और ये जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, ये कहानी पहली बार 1901 में इसी पत्र में प्रकाशित हुई थी। अगर बात करें ये पत्र कैसा था, तो ये जो है मासिक पत्र था, और ये पत्र सिर्फ 3 वर्ष तक ही संपादित हो सका था। उसके बाद ये पत्र संपादित होना बंद हो गया था। तो याद रहेगा कि जो है छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक कौन है? माधवराव सप्रे हैं। और एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्र में पहली बार प्रकाशित हुई थी? तो छत्तीसगढ़ मित्र में ही पहली बार प्रकाशित हुई थी। और ये कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी या मासिक थी? तो ये मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में सिर्फ एक अंक ही प्रकाशित होता था। देवी प्रसाद वर्मा इसे जो है इन्हें हिंदी का पहला मौलिक कहानीकार मानते हैं, और नए शोधों के अनुसार ये जो एक टोकरी भर मिट्टी है वो हिंदी की पहली कहानी में भी जो है गिनी जाती है, और देवी प्रसाद वर्मा भी जो है इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो ये बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ चीजें और देख लेते हैं। इन्होंने जो है हिंदी केसरी भी पत्र प्रकाशित किया था, और ये पत्र इन्होंने तिलक के पत्र केसरी से प्रभावित होकर प्रकाशित करना शुरू किया था। और माधवराव सप्रे का अपने बारे में एक कथन है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। माधवराव सप्रे कहते हैं कि मैं मराठी हूं, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना एक हिंदी भाषी को हो सकता है। तो ये थे माधवराव सप्रे। इनके बारे में जो प्रमुख हो सकता था वो आपको बता दिया गया। अब हम लोग आएंगे अपनी कहानी के ऊपर और पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग कहानी। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका प्रकाशन कब हुआ। तो कहानी का प्रकाशन सन 1901 ईस्वी में हुआ था, और हमने अभी पढ़ा कि इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। तो इसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है हर कहानी के बारे में कि उसका प्रकाशन कब हुआ और किस पत्रिका में हुआ। तो याद रह जाएगा, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 छत्तीसगढ़ मित्र। उसके बाद इस कहानी में एक पात्र है जमींदार, और जमींदार को शोषक वर्ग का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, और एक पात्र है विधवा स्त्री जिसको शोषित वर्ग का प्रतीक इस कहानी में प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ये जो कहानी है ये अमीरी और गरीबी की विषमताओं को दर्शाती है। जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो ये सारे फैक्ट आप अपने आप समझ सकेंगे जो आपको अभी बताए जाते हैं। और आधुनिक शोधों के अनुसार
और देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे और बात कर लेंगे कहानी के पात्रों के बारे में। छोटी सी कहानी है, पात्र भी जो है 2 ही 3 है। एक पात्र तो है विधवा स्त्री, जो गरीब और अनाथ महिला है और कहानी की मुख्य पात्रा भी है। और एक पात्र है जमींदार, कहानी में शोषक वर्ग का प्रतीक है, जो अपने महल के सामने से वृद्ध महिला की झोपड़ी हटवाना चाहता है। कहानी में कुछ गौण पात्र भी हैं, जैसे विधवा की पतोहू और पोती और पुत्र। ये जो है कहानी के पात्र हो गए। उसके बाद हम लोग कुछ चीजें और पढ़ेंगे। गोपाल राय ने इस कहानी की भाषा को ठेठ हिंदी भाषा कहा है और सत्यकाम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। गोपाल राय का इस कहानी के बारे में एक प्रमुख कथन है कि एक टोकरी भर मिट्टी संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी है। तो ये जो है गोपाल राय का इस कहानी के बारे में तथ्य था। तो इस कहानी के बारे में जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था वो आपको बता दिया गया, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर इस कहानी से कुछ पूछा जाना चाहिए या पूछा जाएगा। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इस कहानी को। कहानी को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या करेंगे, किसी YouTube चैनल के माध्यम से सिर्फ उसका कथानक देख लेंगे तो आजकल की जैसी परीक्षाएं हो रही हैं, कथानक पढ़ के काम होने वाला नहीं है। आपको विधाएं पढ़नी पड़ेंगी। अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो सारी किताबें मंगवाइए, सारे उपन्यास मंगवा लीजिए, सारे नाटक मंगवा लीजिए। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उन चीजों को PDF के माध्यम से पढ़िए, लेकिन विधाएं सारी पढ़िए, सारी कहानी पढ़िए, सारे निबंध पढ़िए, सारे उपन्यास पढ़िए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये जो 2 महीने हैं, फरवरी मार्च में सारी आपकी विधाएं पढ़ जानी चाहिए। फिर उसके बाद हम जो है उनके फैक्ट पढ़ लेंगे। बाकी मेरी तरफ से आपकी जितनी मदद हो पा रही है मैं पूरी कर रहा हूं और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन आप भी इसके लिए छोटा सा एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए मैं दुगनी मेहनत कर सकूं, दुगनी सकारात्मक ऊर्जा से भर सकूं अपने आप को। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को, और कहानी पूरी पढ़ लीजिए। और जितना इस कहानी में और आप कहानी को मिलाकर आपको बता दिया गया है, उससे बाहर प्रश्न नहीं आना है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं अपनी कहानी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी अब एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, यानी उसके जो पड़ोसी जमींदार उसकी झोपड़ी वहां से हटवाना चाहते हैं, और उसने जब से अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, तब से वह मृत प्राय हो गई है, यानी मरणासन स्थिति लगभग उसकी हो गई है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती।
यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी से नौकर न कहकर आप ही स्वयं टोकरी को उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई, मतलब वो टोकरी को उठाने में असमर्थ रहे। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी उसे वापस कर दी। तो ये थी आपकी कहानी।